हेलो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज अगले 4 स्टैंडर्ड हम देखेंगे और अगले 4 स्टैंडर्ड हम कंप्लीट करेंगे। 4-4 स्टैंडर्ड्स का हम टारगेट बना के चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन के अंदर पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो कि डील करता है डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे डील कर रहा है? एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर। क्या कहता है? द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल ट्रेसिंग आइडेंटिफाइंग एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इट्स एलोकेशन अपॉर्शनमेंट टू अ प्रोडक्ट और सर्विस एज वेल established are well established. Transportation cost is an important element of cost procurement of a material, production and distribution of a product of sale. कहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल को लाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। Therefore, cost accounting record should present transportation cost separately from the other cost of inward material या cost of sale of finished good. तो कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इसको अलग से सेपरेटली शो करो। मैंने इसको बहुत प्यार से हिंदी में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कैश 5 एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिटरमिनेट करने के रूल बताता है। बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाने और फिनिश गुड को कस्टमर तक भेजने में ट्रांसपोर्टेशन लगता है। यही बात मैंने अभी कही। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अलग से शो करना चाहिए ताकि मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई हो पाए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अलग से शो करना चाहिए ताकि मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई हो पाए। ठीक है। इसके बाद कहता है फाइनेंस एक्ट 2003 में अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन जरूरी है, स्पेशली जब एक्साइजेबल गुड की एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है होम कंजम्पशन या फिर एक्सपोर्ट के लिए। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मैथड होना जरूरी है। कैश 5 एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बनाया गया है। क्या बोला? कहता है फाइनेंस एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन जरूरी था, स्पेशली जब एक्सरसाइजेबल गुड की एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी। अब आपको पता है पहले 2003 जब फाइनेंस एक्ट की 2003 की बात करें तो वहां पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब तो जीएसटी हो गया, पहले की पुरानी बात है ये। एक्साइज ड्यूटी लगती थी जब गुड्स फैक्ट्री से निकलेंगे या फैक्ट्री में से निकलेंगे। जैसे ही गुड्स फैक्ट्री से निकलेंगे वहां पर एक टैक्स लगता था गुड्स पे, जो कि हम एक्साइज ड्यूटी कहते थे। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि हमें क्या करना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती थी, चाहे आप इसको अपने डोमेस्टिक सेल करना चाह रहे हो या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। अब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था, तो तब जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बनाया गया, जो एक स्टैंडर्डाइजेशन ये रूल बताता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। एग्जाम्पल देखो, मान लो टाटा स्टील 5 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया और उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने पे 20,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी। अगर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मटेरियल की कॉस्ट के अंदर ही मिक्स कर देती है तो एग्जैक्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन कैश 5 अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। अब होगा क्या कि हम जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो खर्चा है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जो आप मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है उसको मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड मत करो, उसको अलग से दिखाओ। अगर आप मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड कर दोगे तो वो मटेरियल के प्राइस का पार्ट माना जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्चुअल में कितनी आई है। इसलिए उसको अलग से सेपरेटली शो करो, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बता रहा है। तो रिकॉर्ड में क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया देखो 5 लाख का मेटल खरीद के लाया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे 20,000 रुपए लग गई, सेपरेटली शो करना है आपको। ऐसा कहता है कॉस्ट। इससे होगा क्या, इससे एक्यूरेट एक्यूरेट कॉस्टिंग पॉसिबल होती है, टैक्स और एक्सरसाइज कैलकुलेट करने में ईजी होता है और मैनेजमेंट को एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन इफिशिएंसी समझ में आती है कि यार एक्चुअल में खर्चा कितना हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, और कॉस्ट कंपैरिजन या कंट्रोल बेटर होता है। तो ये इसके बेनिफिट्स है अगर आप कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेपरेटली शो करो, और यही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 भी कह रहा है। इसके बाद आता है सर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज इक्वलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का मेन ऑब्जेक्ट यह है कि कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने में सेम प्रिंसिपल और सेम मेथड फॉलो करेगी ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और ये देखो हर किसी में ही पूछता है, ये हमारा हर किसी में पूछ रहा है सर आपका।
इसके बाद कहता है इस स्टैंडर्ड में ये बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना चाहिए और उन्हें डिफरेंट कॉस्ट सेंटर या लोकेशन या प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट या पोर्शन करना चाहिए। तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बताया है, इस स्टैंडर्ड में ये बताया गया है, इस स्टैंडर्ड में ये बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना चाहिए और उन्हें डिफरेंट कॉस्ट सेंटर लोकेशन या प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करना चाहिए। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन या मैनिपुलेशन ना हो। टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे आप मैनिपुलेशन या फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। टू प्रिस्क्राइब द सिस्टम टू फॉलो द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर कलेक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एलोकेशन इन द कॉस्ट सेंटर लोकेशन या प्रोडक्ट। तो जो बातें, तीन बातें इंग्लिश में लिखी है वही मैंने यहाँ पर हिंदी में भी प्रेजेंट करके दे दी कि कल को अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाए। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, क्लास के एंड में बता दूंगा कहां पर मिलेंगे। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि तीन चीजें हैं, मैंने इसको थोड़ा और समराइज करा हुआ है कि देखा हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर कैश फाइव में तीन चीजें, पहला है यूनिफॉर्मिटी लाना, दूसरा है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन या प्रिस्क्राइब करना और तीसरा है ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना। तो अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पेपर में आता है तो ये तीन पॉइंट्स आप याद करो, उसके अंदर का फिर भी बना सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सब बिजनेस एक ही प्रिंसिपल और मेथड यूज करे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन या प्रिस्क्राइब करे और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करे, मतलब कोई मैनिपुलेशन या कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ट्रांसपेरेंट मैनर में कॉस्ट को कैलकुलेट करना होना। फिर आता है जी स्कोप। अब स्कोप के बारे में ये सारी बातें लिखिए कि दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी स्टैच्यू और रेगुलेशन और फॉर एनी अदर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टैंडर्ड कैन बी यूज्ड फॉर, ये स्टैंडर्ड कहां कहां पर यूज होगा इसके स्कोप बता रखे हैं। पहला, determination of average transportation cost for claiming the deduction for arriving at a accessible value of excise goods। मतलब देखिए, एक्सेसिबल गुड्स की एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है ताकि हम एक्सेसिबल गुड्स की एक्सेसिबल वैल्यू, एक्सरसाइजेबल गुड्स की एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। एग्जांपल बता दो, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट HUL ने कस्टमर को प्रोडक्ट भेजने के लिए 15,000 रुपए का फ्रेट दिया। अब कंपनी कैश फाइव के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करके एक्सरसाइज वैल्यू में डिडक्शन क्लेम करेगी, भैया ये हमारा खर्चा हो गया है और ये हमारा खर्चा है, ये हमने डिडक्शन कैसे क्लेम करनी है। तो जब आप एक्सरसाइज वैल्यू निकाल रहे हो किसी भी गुड्स की तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिडक्शन करने में काम आता है, वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, तो स्कोप है। दूसरा है इंश्योरेंस क्लेम की वैल्यूएशन के लिए, इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करते टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का प्रॉपर वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। एग्जांपल जैसे एशियन पेंट का गुड्स ट्रांसपोर्ट करने पर डैमेज हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिकॉर्ड दिए गए कि भैया देखो गुड्स तो गए, साथ में हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो भी तो दोगे आप। फ्रेट सब्सिडी क्लेम, फ्रेट सब्सिडी क्लेम मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी से फ्रेट सब्सिडी क्लेम करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। IFFCO फर्टिलाइजर रिमोट एरिया में भेजती है, कंपनी गवर्नमेंट से फ्रेट सब्सिडी लेने के लिए कैश फाइव के अकॉर्डिंग फ्रेट कैलकुलेट करती है। मतलब अगर आपको कहीं पर सब्सिडी लेनी है गवर्नमेंट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तो यहां पर कैश फाइव की जरूरत होगी कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल पाए एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और फिर हम उससे सब्सिडी क्लेम कर पाए। ठीक है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइसिंग सिस्टम में, गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइसिंग सिस्टम में फ्रेट कॉस्ट एलिमेंट डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन LPG सिलेंडर डिफरेंट सिटी में सप्लाई करती है, अब गवर्नमेंट सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है, टाइम फ्रेट कॉस्ट एलिमेंट कंसीडर नहीं करती है। मतलब आप देखिए कि जब गवर्नमेंट सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगी तो वहां पर जब एक जैसे इंडियन ऑयल कंपनी है अलग अलग जगह पे LPG सिलेंडर डिलीवर करती है, दिल्ली में, कोलकाता में, हर जगह, चेन्नई में, हर जगह करती है, पूरे स्टेट्स में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL। तो भैया जब गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करे, अब प्राइस डिसाइड करने वाली कौन होती है, गवर्नमेंट होती है कि एक सिलेंडर का प्राइस क्या होना चाहिए। तो जब प्राइस डिसाइड किया जाएगा तो इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। इनवर्ट फ्रेट कॉस्ट इन परचेज, मतलब रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करते वक्त जो इनवर्ट फ्रेट लगता है उसको परचेज कॉस्ट में इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। टाटा स्टील ने 5 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया और 20,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया, तो ये इनवर्ट फ्रेट परचेज कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा।
ये इनवर्ड कॉस्ट परचेज कॉस्ट में, जैसे अब आप निकालते हैं ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री से परचेज करने से लेकर फैक्ट्री तक के लाने के खर्चे, जिसमें फ्रेट इनवर्ड भी इंक्लूड होता है। तो जब आप फ्रेट इनवर्ड कैलकुलेट करोगे तभी तो इंक्लूड करोगे, तो कैलकुलेट करने के लिए कैश फाइव की जरूरत पड़ेगी। इन्वेंट्री या स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन या बैंक के पास हाइपोथिकेट स्टॉक वैल्यूएशन में फ्रेट कॉस्ट इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। जैसे रिलायंस रिटेल ने वेयर हाउस में रखे हुए स्टॉक की वैल्यूएट कैलकुलेट करते वक्त ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इन्वेंट्री वैल्यू में इंक्लूड करा। वेयर हाउस में रखे स्टॉक, अब वही स्टॉक जो वेयर हाउस में रखे उसको लाने का भी तो खर्चा हुआ होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो भी वेयर हाउस की स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तो कैश फाइव की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी। दोस्तों ये कुछ स्कोप्स थे, जो हमने 6 पॉइंट जो ऊपर थे वही 6 पॉइंट को मैंने हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके नीचे भी लिख दिया, विथ हर पॉइंट पे एग्जांपल दे दिए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ये ऑलरेडी हम कॉस्टिंग जो मटेरियल कॉस्ट की क्लास थी वहां पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का पर्पस मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करना और रिपोर्ट करने के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना है। इस स्टैंडर्ड में मेन फोकस कंसिस्टेंसी पर, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने पे है, ताकि हर कंपनी मटेरियल कॉस्ट को सिमिलर मेथड से कैलकुलेट करे। ये स्टैंडर्ड बताता है कि मटेरियल कॉस्ट की वैल्यूएशन कैसे करनी है, मटेरियल कॉस्ट को प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट में कैसे असाइन करना है, और तीसरा कॉस्ट स्टेटमेंट में उसको कैसे प्रेजेंट या डिस्क्लोज करना है। तीन चीजें बताता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मटेरियल कॉस्ट जो डील करता है, कि मटेरियल कॉस्ट की वैल्यूएशन कैसे होगी, मटेरियल कॉस्ट को प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट में कैसे असाइन किया जाएगा, और कॉस्ट सीट में उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा या डिस्क्लोजर कैसे किया जाएगा। इससे होगा क्या, कहा गया, इससे कंपनी को प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल, एक्यूरेट कॉस्टिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। एग्जांपल देखो, मान लो मारुति सुजुकी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टील परचेज करती है। स्टील परचेज की कॉस्ट ये रही, फ्रेट की कॉस्ट ये रही, और जीएसटी नॉट रिकवरेबल, मतलब आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये हमने पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट वाली क्लास के अंदर, जब आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता तो हम इसको बर्डन कॉस्ट पे इंक्लूड करते हैं। जोड़ दिया। अब कैश 6 के अकॉर्डिंग इन सब रेलिवेंट कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। मटेरियल कॉस्ट प्रॉपर बेसिस पर डिफरेंट कार मॉडल में एलोकेट किया जाएगा, और कॉस्ट शीट में मटेरियल कॉस्ट को सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। भैया जो भी मटेरियल मेरा आया उसमें मटेरियल कॉस्ट के अंदर फ्रेट भी इंक्लूड करा जाएगा। जो मटेरियल कॉस्ट है, मतलब मैंने मटेरियल खरीदा 10 लाख का, 50,000 का किराया दिया, 20,000 रुपये जीएसटी पे करा, तो टोटल हो गया 10,70,000 रुपये। ये 10,70,000 रुपये एज अ मटेरियल कॉस्ट मानी जाएगी। इसको अलग अलग कार मॉडल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसपे जितना मटेरियल लगा है, और कॉस्ट शीट पे मटेरियल कॉस्ट को अलग से प्रेजेंट किया जाएगा। यही करते हुए आए। सर ये आपको ईजी क्यों लगेगा, क्योंकि मटेरियल चैप्टर आप पढ़ चुके हो। अब इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मैं देखो ये नहीं पढ़ रहा, यही सेम चीज मैंने हिंदी में लिखी हुई है। तो जब आप इसको, जब ये नोट्स आपको मिलेंगे, तो ये नोट्स के बाद, ये नोट्स कब मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगा लास्ट वाली क्लास में कहाँ है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 फोकस ऑन प्रिंसिपल एंड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन मटेरियल कॉस्ट, कवरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल इन यूज्ड इन प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल, ऐसे सेपरेट स्टैंडर्ड इज डेडिकेटेड टू दैट। क्या मतलब, देखिए कैश 6 में मेनली मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल मेथड पे फोकस करता है। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले डिफरेंट टाइप के मटेरियल कॉस्टिंग कवर होती है, कि भैया प्रोडक्शन में कौन कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, तो वो कवर होगा। लेकिन पैकिंग मटेरियल को स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं किया जाता। मटेरियल को पैक करने मतलब पैकिंग कॉस्ट जो है मटेरियल की, वो स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बनाया गया है, इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे। मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, कंज्यूमर स्टोर आएगा, कंपोनेंट अदर प्रोडक्शन मटेरियल आएगा, पर पैकिंग नहीं आएगी, उसके लिए अलग से ये कैश, फिर क्या हो रहा है ये कैश 6 के अंडर आते हैं, पर पैकिंग मटेरियल कॉस्ट अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली की जाती है। मतलब मटेरियल कॉस्ट पे जो पैकिंग हुई है, मटेरियल पे जो पैकिंग हुई, उसकी जो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट जो वो अलग स्टैंडर्ड पे डील किया जाएगा। मान लो नेस्ले इंडिया चॉकलेट बनाती है, प्रोडक्शन में यूज हुआ कोको पाउडर, शुगर और मिल्क पाउडर, ये कैश 6 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे, जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो। बट सर लेकिन इनको पैक करने में, जैसे चॉकलेट को रैप करने में पैकिंग बॉक्स, ये इसमें मतलब कैश 6 में नहीं आएंगे, इसके लिए अलग स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो मटेरियल जो यूज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए वो तो कैश 6 के अंदर कवर है, पर जो पैकिंग कॉस्ट है उसको, है ना, बॉक्स की कॉस्ट है, वो कैश 6 के अंदर कवर नहीं है, उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो ये एक एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो इसको फोकस करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है,
कॉस्ट अकाउंटिंग 6 प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करने के मेथड सब कंपनी में यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंसी हो। इससे मटेरियल कॉस्ट रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन की जा सकती है। मतलब हर बिजनेस में सेम प्रिंसिपल फॉलो करे, सिमिलर कॉस्टिंग मेथड फॉलो करे, एक्यूरेट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट। हर हर समझिए, आप समझिए कि हर जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 24 सबके अंदर ये लाइन कॉपी कर रखी है। एग्जाम्पल आपके लिए है, पढ़ लेना एक बार। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का स्कोप इन सभी कॉस्ट स्टेटमेंट पर अप्लाई होता है जहां मटेरियल कॉस्ट को क्लासिफाई करना हो, मेजर करना हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में असाइन करना हो, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना हो या डिस्क्लोज करना हो। कहता है कैश 6 अप्लाई टू कॉस्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग दोस रिक्वायर्ड अटेस्टेशन। मतलब कैश 6 उन सभी कॉस्ट स्टेटमेंट पर अप्लाई होता है। कैश 6 उन सभी कॉस्ट सीट पर अप्लाई किया जाएगा जहां पर मटेरियल कॉस्ट को या तो आप क्लासिफाई कर रहे हो, या मेजर कर रहे हो, या असाइन कर रहे हो, या प्रेजेंट कर रहे हो, या डिस्क्लोज कर रहे हो। ये स्टैंडर्ड उन कॉस्ट स्टेटमेंट पे भी अप्लाई होता है जहां अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर किसी रिपोर्ट में मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको कैश 6 के रूल फॉलो करके प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल सुनो, मान लो बजाज ऑटो गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्टिफाइड कॉस्ट स्टेटमेंट सबमिट कर रही है। अब कंपनी को स्टील कॉस्ट अलग क्लासिफाई करनी होगी, मटेरियल क्वांटिटी या वैल्यू मेजर करनी होगी, डिफरेंट बाइक मॉडल में मटेरियल कॉस्ट असाइन करनी होगी और कॉस्ट स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा। ये होगी जी पूरी कॉस्ट रिपोर्ट्स के अंदर। जब आप फाइनल पे आओगे ना, तो फाइनल में जब आप कॉस्ट ऑडिट्स पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट आएगा, तो वहां पर आपको समझाएंगे कि कॉस्ट रिपोर्ट्स कैसे बनती है। डेफिनेशंस, अब कुछ डेफिनेशंस है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा दोस्तों, है ना, फिर इससे टाइम खराब होता है। क्या हमने एबनॉर्मल कॉस्ट पहले पढ़ा? यस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पढ़ा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, डिफेक्टिव नहीं पढ़ा, डिफेक्टिव पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे। ऐसे प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव है बट रिपेयर करके यूजेबल बना सकते हैं उसको डिफेक्टिव कहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव है पर उनको उनको ठीक करके रिपेयर करके यूजेबल, उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहते हैं। इंप्यूटेड कॉस्ट बेसिक क्लास में हमने डिस्कस करा है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा, मतलब अभी प्रोडक्ट आधा बना हुआ है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहा। मटेरियल कॉस्ट आपको पता है, प्रोडक्शन ओवरहेड आपका स्क्रैप, मटेरियल का वो छोटा रेजिडुअल वैल्यू जो वाला पोर्शन जो प्रोडक्शन के बाद बच जाता है और उसको बेचकर कुछ वैल्यू कम मिल जाती है। स्क्रैप तो वो हो गया जो मटेरियल, जैसे प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मटेरियल का वो पार्ट बच गया जो प्रोडक्शन करते करते वो निकल आया। स्क्रैप मतलब वेस्ट, ठीक है ना, जिसको हम बेचकर कुछ कमा सकते हैं अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी तो। ऐसे मटेरियल लॉस जिसका कोई रिकवर वैल्यू नहीं होता, बस यही दो फर्क होता है स्क्रैप और वेस्ट में। वेस्ट मतलब उसको बेचा नहीं जा सकता, पर स्क्रैप को ऐसा वैल्यू जिसको आप कबाड़ी के भाव बेचोगे तो बिक जाएगा, तो स्क्रैप समझ लेना वो वैल्यू है जो बिक जाएगा। वेस्ट मतलब वो वैल्यू है, वो मटेरियल है जो अब उसको रिकवर नहीं कर सकते ना उसको बेच सकते। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? प्रीडिटरमाइन एक्सपेक्टेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जब हम पहले से स्टैंडर्ड बना रहे हैं, प्रीडिटरमाइन कर रहे हैं। स्पॉइलेज क्या होता है? ऐसे डैमेज गुड्स जो रिपेयर नहीं हो सकते और सेल के लायक भी नहीं रहते, तो यही होता है स्पॉइलर्स और डिफेक्टिव में। डिफेक्टिव गुड जो होते हैं वो रिपेयर करके यूजेबल बन सकते हैं, पर स्पॉइलर्स गुड जो होते हैं वो रिपेयर करके यूजेबल नहीं बन सकते, वो रिपेयर हो ही नहीं सकते। मैंने सबके एग्जाम्पल आपके लिए दिए हुए हैं, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल सबके लिए आपको दिए। डिटेल प्रिंसिपल फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट इशू including the treatment of abnormal cost, waste, spoilage and inclusive of imputed cost। मतलब कैश 6 के प्रिंसिपल और मेजरमेंट बताते हैं कि मटेरियल रिसीव होने पर उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, मटेरियल इशू करते टाइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, साथ ही ये भी बताते हैं कि एबनॉर्मल कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, वेस्ट और स्पॉइलेज कैसे हैंडल होंगे और इंप्यूटेड कॉस्ट इंक्लूड करने हैं या नहीं करने। ये होता है जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेजरमेंट जो आपका ये कैश बताता है। पर मेन पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है, मटेरियल रिसिप्ट वैल्यूएशन। मटेरियल परचेज रिसिप्ट कैसे निकालेंगे भाई, कितने रुपए की मटेरियल कॉस्ट है, उसमें मटेरियल परचेज कॉस्ट, फ्रेट, टैक्स एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंस इंक्लूड होंगे। मटेरियल इशू वैल्यूएशन कैसे करोगे, मटेरियल कैसे इशू करोगे, ये भी हम भैया रिसिप्ट हमने पढ़ा, इशू हमने पढ़ लिया है चैप्टर के अंदर जब हम प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे थे। मटेरियल इशू के अंदर क्या करोगे, इशू या तो फीफो से करोगे, वेटेड एवरेज से, या फिर और कई सारे सिंपल एवरेज मेथड से, है ना, लीफो से, है ना, यूज किया जाएगा इशू करते टाइम। एबनॉर्मल कॉस्ट ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल लॉस जो होता है नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट सारे ही कॉस्टिंग पेल के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। वेस्ट एंड स्पॉइलर ट्रीटमेंट, वेस्ट और स्पॉइलर का प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि हमारे उसमें नहीं दे रखा।
इम्प्यूटेड कॉस्ट जनरली एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर होती है, बट सर्टेन सिचुएशन में इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कंसिडर किया जा सकता है। जनरली क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल मतलब जो खर्चा जेब से गया है वही कंसिडर करेंगे, पर कुछ कुछ सर्टेन सिचुएशन में इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब वो खर्चा मेरे जेब से नहीं गया, मेरी जेब में आ गया, मेरी जेब में आ गया, ठीक है, मेरी जेब से, पर वो एक्चुअल में उसको कॉस्ट माना जाता है, तो कभी कभी सर्टेन में इसको भी इंक्लूड करेंगे। सबके एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मटेरियल रिसिप्ट वैल्यूएशन कैसे करोगे, 1,00,000 का रॉ मटेरियल है, 50,000 5,000 का फ्रेट, तो 1,05,000 रुपये आपकी मटेरियल कॉस्ट आ गई। भैया ओल्ड स्टॉक खरीदा था 50 रुपए पर केजी, न्यू स्टॉक खरीदा 60 रुपए, तो फीफो मेथड में जो पहले आया था वो पहले जाएगा, तो 50 वाला पैसे जाएगा, बाद 50 वाला 60 वाला। फ्लड की वजह से रॉ मटेरियल डैमेज हो गया, ये अब नॉर्मल लॉस है, इसको नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। वेस्ट और स्पॉइलेज ट्रीटमेंट, चॉकलेट फैक्ट्री में मेल्टेड अनयूजेबल चॉकलेट वेस्ट है और ब्रोकन चॉकलेट स्पॉइलेज है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमें अभी बताया नहीं है सर। देखो ये ना वाला वेस्ट और स्पॉइलेज का ट्रीटमेंट बस यही देखा है ऐसा होगा, पर इसको डिटेल ट्रीटमेंट नहीं बताया हुआ हमारा को, चैप्टर के अंदर ही नहीं बताया। इम्प्यूटेड को ऑनर की खुद की गोडाउन यूज हुई है बिना रेंट दिए, तो नॉर्मल नॉशनल रेंट को इम्प्यूटेड कॉस्ट माना जा सकता है और इसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है जी असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। कैश 6 में असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब है डिफरेंट गुड्स को प्रोडक्ट या सर्विस पर कैसे एलोकेट किया जाए, इसमें मेनली मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट मटेरियल को प्रॉपर बेस पर असाइन करने के रूल दिए गए हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सके। तो असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि डिफरेंट कॉस्ट को प्रोडक्ट या सर्विस पे कैसे एलोकेट किया जाएगा। डिफरेंट कॉस्ट मतलब मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो इसमें दिया गया है। ये सर ये चीजें मैंने आपके लिए दे रखी है कि अगर किसी को समझना है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, वो देखो। तो फैक्ट्री में लुब्रिकेंट ऑयल सब मशीन में यूज होता है, इसलिए इसका कॉस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट में एलोकेशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। डायरेक्ट स्पेशल मशीन हायर की गई, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। हीरो मोटर क्रॉप बाइक बनाने के लिए टायर यूज करती है, टायर कॉस्ट जो हो वो डायरेक्टली बाइक की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। फिर आता है जी प्रेजेंटेशन। टैक्स इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में मटेरियल कॉस्ट को प्रॉपर हेडिंग के अंडर क्लासिफाई करके प्रेजेंट करना चाहिए। मटेरियल कॉस्ट में मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, पहली क्लास में बेसिक की जो क्लास थी हमारी, पहला चैप्टर बहुत डिटेल में समझा है, एक एक घंटा लगा के। इससे कॉस्टिंग क्या होगा, क्लियर और इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि आप डायरेक्ट को अलग कर रहे हो, इनडायरेक्ट कर रहे हो, तो इससे इजी और क्लियर हो जाता है। यहाँ पर मैंने मीनिंग भी लिखा है, अगर किसी को समझना है फिर से डायरेक्ट होना भूल गया है तो पढ़ सकता है कि फैक्ट्री के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल, क्लीनिंग मटेरियल, स्मॉल टूल्स को स्टोर करने में ये इनडायरेक्ट होता है। पर एक मोटर, एक मानो मैं जैसे मारुति सुजुकी की कंपनी है, उसमें स्टील, इंजन पार्ट, टायर, ये सब क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वो कार बनाने में यूज होने वाले हैं। अब लास्ट आता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या करना है, कैश 6 के अकॉर्डिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज करनी होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे और यूजर को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। कैसे करना होता है, जैसे कि मेजर मटेरियल क्वांटिटी और रेट्स, क्या मटेरियल की क्वांटिटी और क्या रेट्स पे आया है वो। वैल्यूएशन किस बेसिस पर हुआ है, फीफो लीफो कौन सा मेथड यूज करा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई चेंजेस तो नहीं हुए, अगर कभी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंज करा था, पहले पहले फीफो कर रहे थे, अब वेटेड एवरेज पे आ गए, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंज करा है तो बताना पड़ेगा। अब नॉर्मल कॉस्ट को एक्सक्लूड करा है नहीं करा। डेमरेज एंड डिटेंशन चार्जेस मतलब डीले की वजह से दिए गए एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज कॉस्ट अगर आपने पे करा तो अलग से बताओ यूजर को कि यार हमने डीले की वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करा, उसको हम क्या कहते हैं, डिटेंशन चार्जेस कहते हैं। अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट मिली है आपको गवर्नमेंट से, वो भी अलग से बताओ। या रिलेटेड पार्टी कॉस्ट, रिलेटेड पार्टी से परचेज या सर्विस कॉस्ट सेपरेटली क्लोज कर, या आपने किसी अपने साथ ही कोई जानकार से आपने कोई सामान खरीदा मटेरियल कॉस्ट, तो उसने आपको सस्ते में दे दिया, तो बस जितने सस्ते में दिया वो अलग से डिस्क्लोज करो, रिलेटेड पार्टी कॉस्ट। ये एग्जाम्पल आपके लिए है, जब भी आप इसको पढ़ोगे तो ये एग्जाम्पल एक बार रीड कर लेना, कैसे वैल्यूएशन बेसिस है क्या है। सर ये आपके लिए बनाई है मैंने बुक, कैश 7, इसके तो हमने क्वेश्चन भी करे हैं क्लास के अंदर यार, इसके तो क्वेश्चन भी करे हैं। बहुत ही बड़ा है। लो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 पे आ जाओ, और कैश 6 7 के तो क्वेश्चन भी करे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या, फिर कैश 7 कराना है मुझे बस।
ठीक है? एक क्लास के अंदर सिर्फ 4 स्टैंडर्ड पढ़ो, बहुत ही इनफ है, उसको फिर रिवाइज़ करो, एक बार उसको दोबारा अपने मन से पढ़ो, जैसे मैंने पढ़ा दिया, फिर अपने उससे भी पढ़ो, तब जाकर मज़ा आएगा, ठीक है ना? दिस स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्टीम, गैस, पावर या कंप्रेस्ड एयर, ये सब यूटिलिटीज़ के अंदर आती है। इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी है, वाटर बिल यूटिलिटी है, स्टीम, गैस, पावर, ये सब यूटिलिटी है। ये स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करता है कि यूटिलिटी कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, प्रोडक्ट या सर्विस में कैसे असाइन करना है और प्रेजेंट और डिस्क्लोज कैसे करना है, जैसे मटेरियल में हमने देखा। इससे प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट एक्यूरेट कॉस्टिंग पॉसिबल होती है। जैसे कि मान लो अल्ट्राटेक सीमेंट है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। अब इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, वाटर यूज हुई, स्टीम यूज हुई। अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 5 लाख, 1 लाख, स्टीम कॉस्ट 2 लाख रुपए। ये यूटिलिटी कॉस्ट डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट होगी, फाइनल सीमेंट कॉस्ट में इंक्लूड होगी और कॉस्ट स्टेटमेंट में यूटिलिटी सेपरेट क्लासीफाई या डिस्क्लोज किया जाएगा ताकि एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो सके। समझ में आया? तो इनको अलग से शो करेंगे भैया, ये देखो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ऑब्जेक्टिव, इस स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव वही है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। देखो, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जिससे रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ कॉस्ट कैलकुलेट किया जा सके। सेम कॉपी कर दी, सेम लाइन। सब बिजनेस में सेम कॉस्टिंग अप्रोच फॉलो करे, यूटिलिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन कंसिस्टेंट बने रहे, एक्यूरेट प्रोडक्ट सर्विस कॉस्टिंग पॉसिबल। जैसे यूटिलिटी, जैसे वही यूटिलिटी का मतलब आपके आ गया। मान लो टाटा पावर का एक प्लांट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में मेंटेनेंस एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं। मान लो टाटा पावर एक प्लांट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में मेंटेनेंस एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं, लेकिन दूसरे प्लांट में इंक्लूड नहीं करती। इस यूटिलिटी कॉस्ट कंपैरिजन गलत हो जाएगा। इससे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव है कि दोनों प्लांट में सेम मेथड फॉलो हो, यूटिलिटी कॉस्ट यूनिफॉर्म हो, एक्यूरेट और कंपेरेबल कॉस्ट रिपोर्ट हो। अब टाटा पावर एक प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का मेंटेनेंस में डालते हैं, दूसरे प्लांट में डालते नहीं, तो गलत हो जाएगा, फिर कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। तो दोनों प्लांट में सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जाए। स्कोप के ऊपर बात करें, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके नीचे दे रखी है। देखो, ये जो चीजें मैंने दे रखी है ना, ये वाली, ये बहुत अच्छे से नीचे प्रेजेंट करके दे रखी है, ये वाली। ये स्टैंडर्ड उन कॉस्ट स्टेटमेंट पर अप्लाई होता है जहां यूटिलिटी की कॉस्ट को क्लासिफाई करना हो, मेजर करना हो, असाइन करना हो, प्रेजेंट करना हो या डिस्क्लोज करना हो। ये 5 बातें याद करो: क्लासिफाई, मेजर, असाइन, प्रेजेंट या डिस्क्लोज। 5 बातें। जहां पर भी आपको यूटिलिटी कॉस्ट को क्लासिफाई, मेजर, असाइन, प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना होता है, वहां पर यह स्टैंडर्ड काम आएगा। या अटेस्टेशन करना हो, वही वही आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैप्टिव कंजम्पशन केस, अगर एक्सेसिबल यूटिलिटी इंटरनली कंज्यूम हो रही है, मतलब खुद ही आप यूज कर रहे हो, उसको खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हो और खुद ही यूज कर रहे हो, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए कैश फॉर अप्लाई हो। कैप्टिव कंजम्पशन वाला पॉइंट अप्लाई होगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कैश फॉर। मतलब खुद ही प्रोडक्ट, जिस चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो वही चीज आप खुद यूज कर रहे हो, वो होता है कैप्टिव कंजम्पशन। यूटिलिटी जनरेटिंग कंपनी एक्सक्लूड, ये स्टैंडर्ड उन ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता जो मेनली यूटिलिटी जनरेट या सेल करती है। मतलब यूटिलिटी यूज करना अलग चीज होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी बना रही है कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है, फिर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा सर। स्टैंडर्ड तब अप्लाई होगा जब आप वो यूटिलिटीज का यूज कर रहे हो, ठीक है ना। कार्बन क्रेडिट कवर नहीं है, कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं है, उनके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया। कार्बन क्रेडिट कवर मतलब, कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि एक एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो हर कंपनी को लेना होता है। जो कंपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, CO2 छोड़ती है, तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना होता है कार्बन क्रेडिट वाला, ठीक है ना। ये होता है जी कार्बन क्रेडिट। अब हर चीज़ का मैंने एग्जांपल दे रखा है। देखो, कार्बन क्रेडिट मतलब कंपनी ने पॉल्यूशन कम करने का कार्बन क्रेडिट अर्न किए हैं, उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट में स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा, इसके लिए अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। कार्बन मतलब जो कंपनी ज़्यादा पॉल्यूशन करती है उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, ठीक है। आइए सर, अब करते हैं कैश 7। ये छोटा सा ही था, पर कैश 7 जो है बहुत बड़ा है, पर उसमें काफ़ी चीज़ें हमने कर ली है, इतना बड़ा भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैश 7 के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, जो कि डील करता है एम्प्लॉय। अब मेरे को आपको ये थोड़ी बताना है कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है, इतनी सारी कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट का मीनिंग तो बताना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो आपने नहीं पढ़ी होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो कि डील करता है एम्प्लॉय कॉस्ट पर, और इसका एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, और ये हमने एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर करा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एम स्टैंडर्डाइज द डिटर्मिनेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या मतलब है
कैश 7 एम्प्लॉय कॉस्ट की डिटर्मिनेशन और रिपोर्टिंग को स्टैंडर्ड्स करने के लिए बनाया गया है। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आती है उसको डिटरमाइन और रिपोर्ट करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है ताकि सब कंपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को सिमिलर मेथड से कैलकुलेट या फिर रिपोर्ट करे। ये स्टैंडर्ड बताता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट की वैल्यूएशन कैसी होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट को प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट में कैसे असाइन करना है, कॉस्ट स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है और कौन सा डिस्क्लोज करना है। 4 बातें यहाँ पर भी लिखी गई है। इससे मैनेजमेंट को प्रॉपर लेबर कॉस्ट कंट्रोल और बेटर बिजनेस डिसीजन लेने पे हेल्प मिलती। मान लो इन्फोसिस अपने एम्प्लॉय को सैलरी, बोनस, पीएफ और ओवरटाइम वेजेस पे करती है। अब कैश 7 के अकॉर्डिंग इन सब एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट को प्रॉपर मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट में एलोकेट किया जाएगा भैया जिन जिन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ने काम करा, और कॉस्ट स्टेटमेंट में सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एम्प्लॉय के नेम से। समझ में आया नहीं आया? आइए अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल्स और मेथड पे फोकस करता है। एम्प्लॉय कॉस्ट डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल्स या मेथड पे फोकस करता है। ये स्टैंडर्ड बताता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट को क्लासिफाई, मेजर, असाइन, परसेंटेज एंड डिस्क्लोजर। मतलब आप समझिए कि एक याद कर लो सर, अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के बारे में बोलता है कि ये बताओ, तो एक याद कर लो सर, बाकी सब वैसा का वैसा ही है यार। बताओ क्या बताऊं उसमें? मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट में जनरली क्या इंक्लूड होता है? सैलरी, वेजेस, बोनस, पीएफ, कंट्रीब्यूट, ग्रेजुटी, इंसेंटिव और ओवरटाइम। और भी होता है सर, लिखा नहीं है, एक्सेट्रा में डाल दिया। मान लो विप्रो कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी 20 लाख रुपए, बोनस 2 लाख रुपए, पीएफ 1,50,000 रुपए पे किया गया है। अब कैश 7 के अकॉर्डिंग इन सब एम्प्लॉय कॉस्ट को प्रॉपर्ली कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा, प्रोडक्ट या सर्विस में असाइन किया जाएगा और प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया जाएगा। इससे सिंपल और क्या होगा जब एक ही चीज रिपीट हो रही है। ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू, देखो आप, ये मैंने डिटेल में कितना लिखा हुआ है बुक के अंदर से, ये लाइन लिखी हुई है, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी, कंसिडरेट, डिटरमाइन, जिसे एम्प्लॉय कॉस्ट रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ निकाला जा सके। यही लाइन आपको हर जगह दिखेगी। बस यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट की जगह पर कभी मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली। ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय कॉस्ट को कैलकुलेट करना, मेथड सब कंपनी यूनिफॉर्म कंसिडर हो जिससे एम्प्लॉय कॉस्ट रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन किया जा सके। जैसे कि सब बिजनेस में सिंपलर प्रिंसिपल फॉलो करे, एम्प्लॉय कॉस्ट को कैलकुलेट करने का सेम अप्रोच हो और एक्यूरेट लेबर कॉस्टिंग पॉसिबल हो पाए। एग्जांपल देखो, मान लो टीसीएस दिल्ली ब्रांच ओवरटाइम सैलरी के एम्प्लॉय कॉस्ट को इंक्लूड करती है, लेकिन मुंबई ब्रांच इंक्लूड नहीं करती। इससे एम्प्लॉय कॉस्ट कंपैरिजन गलत हो जाएगा। कैश 7 के ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों ब्रांच सेम मेथड फॉलो करेगी, ओवरटाइम ट्रीटमेंट सेम होगा और एम्प्लॉय कॉस्ट एक्यूरेट और कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है जी। फिर आता है जी स्कोप। स्कोप के बारे में देखो कितना सा लिखा हुआ है, मॉड्यूल खोलना सर कितना सही लिखा हुआ है। इसको मैंने और डिटेल में समझाया है कि कैश 7 उन सभी कॉस्ट स्टेटमेंट अप्लाई होता है जहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट को 5 चीजें करे थे, क्लासिफाई, मेजर, असाइन, प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया जाता, वहां पर होता है, लिखा हुआ है। क्लासिफाई, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूडिंग दोस रिक्वायर्ड अटेस्टेशन, जहां पर अटेस्ट करने की जरूरत भी पड़ती है आपके पास। ये स्टैंडर्ड उन कॉस्ट स्टेटमेंट अप्लाई होता है जहां पर अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर किसी रिपोर्ट में एम्प्लॉय कॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो कैश 7 के रूल फॉलो करना प्रिपेयर किया जाएगा, फॉलो करके प्रिपेयर किया जाएगा उस कॉस्ट। ये वही सेम एग्जांपल आपके लिए दे रहा है। अब डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। कुछ डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। एबनॉर्मल आइटम ये भी पढ़ा था वो क्लास के अंदर। एम्प्लॉय का ऐसा आइटम जो एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ, जैसे कि स्ट्राइक हो गई जिसकी वजह से एम्प्लॉय को खाली बैठना पड़ा, मशीन डिफेक्टिव हो गई जिसकी वजह से एम्प्लॉय को खाली बैठना पड़ा, ये एबनॉर्मल टाइम है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको पता है, एम्प्लॉय कॉस्ट आपको पता है, आइडल टाइम आपको पता है, इंप्यूटेड कॉस्ट आपको पता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आपको पता है, मार्केटिंग ओवरहेड, ओवर टाइम प्रीमियम, प्रोडक्शन, सारी चीज पता है सर। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता। पूरा सिलेबस करा है आपने, और पूरा सिलेबस करके जब आते हैं तो क्या आपको प्रोडक्शन ओवरहेड की नहीं पता, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं पता, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है वो नहीं पता? ये सब पढ़ा है हमने लेबर कॉस्ट के अंदर। सभी के एक एग्जाम्पल भी दे दिया, अगर किसी स्टूडेंट भूल गया हो तो वो एक एग्जाम्पल पढ़ पढ़ के उसको समझ सकता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब डिलीवरी स्टाफ की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आती है। एम्प्लॉय कॉस्ट सैलरी, बोनस, पीएफ, ग्रेजुटी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है। आइडल कॉस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से वर्कर फ्री बैठे हुए, ये आइडल टाइम हो गया। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए इतना डाल रखा है क्योंकि कल को आप सेल्फ भी करते हो तो एग्जैक्टली क्लास देखने की जरूरत ना पड़े और सेल्फ में हो पाए। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, सर किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप देखना क्या था, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर आपने स्कोप पढ़ा, फिर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर स्कोप पढ़ा, फिर आपके पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था?
डेफिनेशंस, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा स्कोप, तीसरा ऑब्जेक्टिव, चौथा डेफिनेशन और पांचवा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट एंड लास्ट डिस्क्लोजर। यही है सर हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, किसी में एक ज्यादा किसी में एक कम होगा। अब यह है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट कैश 7 के प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट बताते हैं कि इंप्लॉय कॉस्ट कैसे कैलकुलेट और डिटरमाइन करना है। और जो कैश 6 था मेटेरियल कॉस्ट, यहाँ इंप्लॉय कॉस्ट की जगह मेटेरियल कॉस्ट आएगा, सेम कॉपी कर लेना आपको। इंप्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेमेंट इंक्लूडिंग जैसे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस पे जैसे कि सैलरी और वेजेस, बोनस, मार्जिन रेमुनेशन, सेपरेशन कॉस्ट जैसे रिटायरमेंट टर्मिनेशन रिलेटेड पेमेंट्स जो होती है वो सेपरेशन कॉस्ट का पार्ट होता है, वेरिएशंस का ट्रीटमेंट। लेकिन इंप्यूटेड कॉस्ट इंप्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते क्योंकि उनको एक्चुअल पेमेंट नहीं होता। तो जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होता क्योंकि वहां पर एक्चुअल पेमेंट हो ही नहीं रही। जैसे ऑनर है, ऑनर आ रहा है मैं काम कर रहा हूं पर मैं अपने आप को सैलरी कैसे दूं, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट लेता है। ये तो सब मीनिंग बताया वो मैंने। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर आता है असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। कैश 7 में असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट बताता है कि इंप्लॉय कॉस्ट का प्रोडक्ट, सर्विस, डिपार्टमेंट या फिर प्रोजेक्ट जो कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कैसे एलोकेट करना है। कॉस्ट असाइनमेंट मेनली दो चीजों पे डिपेंड होता है, ट्रेसिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकती है या नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रेसिबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी तक कॉस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है या नहीं, क्या ये कॉस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्या ये इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये ट्रेसिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी पे डिपेंड करता है इंप्लॉय कॉस्ट का असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। इस सेक्शन में रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट, ओवर टाइम प्रीमियम, आइडल कॉस्ट का ट्रीटमेंट भी दिया गया है। मेन पॉइंट क्या है, बेसिकली डायरेक्ट ट्रेसेबल इंप्लॉय कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट डायरेक्ट तभी तो बोलूंगा जब वो इजीली ट्रेसेबल हो। जो इंप्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट से रिलेट करती है उसको डायरेक्ट असाइन किया जाएगा उसी प्रोडक्ट के अंदर। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होती उसको सुटेबल बेसिस पर एलोकेट किया जाएगा, जैसे हमने ओवरहेड के अंदर पढ़ा। रिक्रूटमेंट कॉस्ट इंप्लॉय हायरिंग रिलेटेड सारे एक्सपेंस पोर्शन पर असाइन होंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट इंप्लॉय ट्रेनिंग एक्सपेंस भी सुटेबल बेसिस पर लोकेट होंगे। ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट, इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट या ओवर टाइम प्रीमियम, ये सारे के सारे क्या है एक सुटेबल बेस लेकर असाइन किया जाएगा सबको। ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट जो स्पेसिफिक जॉब या जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रीट हो सकता है। आइडल टाइम कॉस्ट क्या होगा, नॉर्मल आइडल टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होता है पर एबनॉर्मल आइडल टाइम सेपरेटली ट्रीट होगा, जैसे कि कॉस्टिंग पे को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके कुछ बेसिक मैंने एग्जांपल ले रखे हैं कि अगर आपको पढ़ना है कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट क्या होती है उसका एग्जांपल दे दिया, जैसे न्यू इंजीनियर हायर करा उसके लिए कंसल्टेंट फी पे करी, ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट है। ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है, सैप सॉफ्टवेयर हमने नया इंट्रोड्यूस करा अपनी कंपनी का, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ही ट्रेनिंग कॉस्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, फिर आता है जी प्रेजेंटेशन। कैश 7 के अकॉर्डिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में इंप्लॉय कॉस्ट को प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में दिखाना चाहिए। मेन प्रेजेंटेशन रूल क्या है, डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट को सेपरेट दिखा जाएगा, डायरेक्ट इंप्लॉय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट को ओवरहेड के में इंक्लूड करेंगे जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड उसमें। और कैटेगरी वाइज डिटेल देनी होगी। कॉस्ट स्टेटमेंट में इंप्लॉय रिसोर्सेज कंज्यूम डेली प्रॉपर कैटेगरी में दिखानी चाहिए, इससे कॉस्टिंग रिपोर्ट क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनती है। जैसे कि जो हमारे इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट है, क्या वो इंप्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा था तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, क्या वो इंप्लॉय ऑफिस में काम कर रहा था तो ऑफिस में आएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था मार्केटिंग, सेलिंग से रिलेटेड काम कर रहा था सेलिंग ओवरहेड के अंदर आएगा। ठीक है जी, फिर आता है जी डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या कहता है, कैश 7 के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू कैपिटल वर्क, सेपरेशन कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, पेनल्टी, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी एंड अ कॉस्ट इन अ फॉरेन एक्सचेंज। डिस्क्लोजर ऑन अ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मेड वेयर मटेरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वांटिफिएबल। अब ये सारी बातें जो इसने पॉइंट में लिखा है मैंने उसको और डिटेल में समझाया। कैश 7 के अकॉर्डिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में इंप्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब कौन कौन सी कॉस्ट है जरा देखो। एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर कैपिटल वर्क, पहला था कैपिटल वर्क ये वाला। फिर सेपरेशन कॉस्ट, देखो सब लिखा हुआ है। फिर एबनॉर्मल कॉस्ट, वो नीचे लिखा है एबनॉर्मल कॉस्ट, सारा को बताया। कैपिटल कॉस्ट का मतलब है कैपिटल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वन से रिलेटेड इंप्लॉय कॉस्ट सेपरेटली डिस्क्लोज होगी, मतलब ऐसा काम जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम है वहां पर इंप्लॉय कॉस्ट को सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर आता है सेपरेशन कॉस्ट। सेपरेशन कॉस्ट मतलब जहां पर इंप्लॉय रिटायर हो रहा है, कंपनी को छोड़ के जा रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अप्लाई कर रहा है, वीआरएस, ग्रेजुटी, टर्मिनेशन, कंपनसेशन से रिलेटेड डिस्क्लोज करना होगा। फिर एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब एबनॉर्मल इंप्लॉय रिलेटेड लॉस से कॉस्ट सेपरेटली बताने होंगे कि भैया इतना एबनॉर्मल कॉस्ट हुआ, ये हमारे पीएनएल के अकाउंट में जाए। फिर आएगा पेनल्टी, इंप्लॉय रिलेटेड पेनल्टी फाइन डिस्क्लोज करनी होगी। सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंप्लॉय सब्सिडी या इंसेंटिव डिस्क्लोज मिलता है तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना होगा। रिलेटेड पार्टी पेमेंट, रिलेटेड पार्टी को किए गए इंप्लॉय रिलेटेड पेमेंट सेपरेटली शो करेंगे। मान लीजिए आपका कोई इंप्लॉय है, देखो मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया, रिलेटेड पार्टी तो बहुत ही नीचे चले जाता है यार।
डायरेक्टर के रिलेटिव को कंसिस्टेंसी सैलरी पर पे गई। डायरेक्टर के रिलेटिव था, उसको कंसल्टेंसी सैलरी पे की गई, मतलब उससे कंसल्टेंसी ली, उसको सैलरी पे करी। अब डायरेक्टर ने अपने एम्प्लॉय, अपने ही रिलेशन वाले को कंसल्टेंसी के लिए बुला लिया। अब ये जो आप रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, उसको अलग से डिस्क्लोज करना होगा। फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट मतलब फॉरेन एक्सपर्ट एम्प्लॉय को यूएसडी में सैलरी पे की गई। मान लीजिए हमने किसी फॉरेन एक्सपर्ट से कुछ कंसल्टेंसी ली गई और तो उसको मतलब उसको सैलरी डॉलर में पे गई, तो ये अलग से बताना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहले ओवरटाइम कॉस्ट को ओवरहेड में जा रहा था, अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ट्रीट हो रहा है, इसलिए डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। पहले आप ओवरटाइम, कई बार स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर कभी तो आपने ओवरहेड को, ओवरटाइम को आपने फैक्ट्री ओवर में लिया है, कभी आप डायरेक्ट लेबर में लेते हो। कर सकते हैं, मैं उनको यहाँ भी बताता था कि भैया आप कर सकते हो, बस आपको अलग से बताना पड़ेगा कि भाई इस बार मैंने ओवरटाइम को डायरेक्ट लेबर माना है। और तो स्टूडेंट समझता था यार कभी यहाँ हो रहा है कभी वहाँ हो रहा है। कर सकते हो। देख रहे हो आप कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। कह रहा है अगर आप अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे चेंज कर रहे हो, मतलब पहले आप ओवर टाइम कॉस्ट को कहाँ मान रहे थे, ओवरहेड का पार्ट मान रहे थे, फैक्ट्री ओवर में डाल रहे थे, अब आप डायरेक्ट लेबर में डाल रहे हो, तो बता देना, डिस्क्लोज कर देना, चल सकता है, राइट। और इस तरीके से दोस्तों आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 तक कंप्लीट हो गया। अब कितने बचे भाई, 24 थे, 8 कंप्लीट कर दिए, बचे 16, 4 एक में होंगे, 4 क्लास अभी और मान के चलो आएगी। 4 क्लास के अंदर ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। पर लास्ट क्लास में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, एक तो इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड ये नोट्स आपको कहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है जी, तो लास्ट तक का वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।